ये तीसरी बार था जब अलार्म घड़ी ने टुक टुक करके अलार्म बजाया और सोना ने उसे साइलेंट करके करवट बदल ली। चौथी बार अलार्म की आवाज सुनकर सोना चौंक कर उठकर बैठ जाती है। मोबाइल उठाकर टाइम देखती है तो घड़ी का कांटा 5:30 की ओर इशारा कर रहा था, जिसे देखकर मानो उसके पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया था। वो झटके से उठ जाती है। हे भगवान, आज फिर से मैं लेट हो गई। पता नहीं अलार्म की पहली आवाज पर ही मेरी नींद क्यों नहीं टूटती है। समझ में नहीं आता, भगवान ने हम औरतों के लिए दिन 24 की जगह 26 घंटे का क्यों नहीं बनाया। अरे भाग्यवान, क्या सुबह सुबह बिस्तर पर ही बड़बड़ाना शुरू कर देती हो? क्या हो गया? क्या हो गया? इस 5 मिनट की नींद के चक्कर में आज फिर से मैं आधा घंटा ज्यादा सो गई। अब अगले 1 घंटे में चिंटू को स्कूल भेजना है, उसकी यूनिफॉर्म प्रेस करनी है, उसका ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, उसे नहलाकर तैयार करना है। हे भगवान, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। ऊपर से तुम्हारी माता श्री, उनके तानों की बौछार भी सुननी पड़ेगी ना बाहर जाकर। तो रोज रोज क्यों लेट उठती हो तुम? कभी समय से भी उठ जाया करो। अब बड़बड़ाने में समय वेस्ट मत करो, जाओ जाकर काम में लगो। हड़बड़ाहट में सोना ने कपड़े उठाए और बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी। पता नहीं क्या मुसीबत है। एक तो ये ऑफिस का काम खत्म करते करते रात के 2 बज जाते हैं, फिर सुबह 5 बजे अलार्म टुक 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 करके मेरी नींद खराब कर देता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मेरा जन्म सिर्फ काम करने के लिए हुआ है। परेशान मत हो सोना, आज सैटरडे है, कल संडे है, कल सोकर अपने हफ्ते भर की नींद पूरी कर लेना तू। कुछ ही देर में सोना नहाने के बाद रसोई में जाती है और रसोई की साफ सफाई करने के बाद अपने आज के मिशन पर जुट जाती है। चलो, चिंटू के कपड़े तो प्रेस हो गए, फटाफट से इसके लिए ब्रेड आमलेट का नाश्ता और टिफिन के लिए आलू का पराठा बना देती हूँ। अब इतनी जल्दी इससे अच्छा और कुछ बन भी नहीं सकता। अरे सुनते हो, 6:15 बज गए, अब उठ जाओ और चिंटू को भी उठा दो। कम से कम एक काम तो कर दिया करो। पता है ना, सुबह में वैसे इतने काम होते कि मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। अरे यार, क्यों सुबह सुबह शोर मचाने लगती हो? तुम्हें तो बस इस बात से परेशानी रहती है कि अगर तुम जग गई हो तो मैं कैसे सो रहा हूं। तुम्हारा क्या है, 1 घंटे में सारा काम खत्म कर लोगी, फिर पूरा दिन तुम खाली ही रहती हो। पूरा दिन आराम से सोकर नींद पूरी कर लोगी तुम। लेकिन हम तो ऑफिस जाने के बाद रात को ही बिस्तर के दर्शन कर पाएंगे। तुम्हारे साथ हमारी कोई बराबरी है क्या? सोना अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए आकाश की बातों का जवाब दिए बिना तेज कदमों से बेटे चिंटू के कमरे में जाती है और उसे जगाकर नहाने के लिए भेज देती है। चिंटू को नहलाकर नाश्ता कराने के बाद सोना टिफिन उसके बैग में रखती है। तब तक आकाश आंख मलते हुए हॉल में आ गया था। आकाश, आप चिंटू को स्टॉप तक छोड़ दोगे क्या? किसी भी वक्त बस आती होगी। मैं पैदल पैदल लेकर जाऊंगी ना तो आज इसकी बस छूट ही जाएगी। अरे अभी ठीक से आंख भी नहीं खुली है मेरी और तुमने काम बताना शुरू कर दिया। कोई काम तो ढंग से कर लिया करो यार। हर काम में तुम्हारा वही हाल रहता है कि लंगड़े की टांग पकड़ो तब वो झाड़ू लगाए। अब मेरी हेल्प के बिना कोई एक काम भी नहीं कर सकती क्या तुम? पति के मुंह से सुबह सुबह अंगारे बरसते देख सोना चिंटू का हाथ पकड़कर तेजी से सोसाइटी के गेट की ओर दौड़ लगा देती है। 5 मिनट के बाद सोना के फोन पर सास कादम्बरी का फोन आता है। 7 बजने को आ रहे हैं, अभी तक चाय का आता पता नहीं है। अरे माँ जी, चिंटू को छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर आई थी, आ रही हूँ ना, आकर चाय बनाती हूँ। हाँ, वो तो मुझे भी पता है कि तू वापस आकर ही चाय बनाएगी। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि अदरक खत्म है, सब्जी की दुकान से अदरक लेते हुए आना। ठीक है माँ जी, मैं ले आऊंगी। सास का फोन काटने के बाद सोना तेजी से कॉलोनी के गेट से कुछ दूरी पर खड़े सब्जी के ठेले की ओर बढ़ जाती है। अब अदरक ले ही रही हूँ तो 1-2 सब्जी भी ले लेती हूँ, वरना आधे घंटे बाद इस बात के लिए भी मुझे ही ताना सुनने को मिलेगा, जब अदरक खरीदने गई थी तो सब्जियां क्यों नहीं लेकर आई। आलू, प्याज, टमाटर, लौकी, अदरक वगैरह लेकर सोना जल्दी से घर पहुंचती है तो देखती है सासू माँ मुंह चढ़ाए हॉल में उसी का इंतजार कर रही है। अदरक लाने के लिए कहा था, तू अदरक उगाने सीधा खेत में पहुंच गई थी क्या? नहीं माँ जी, अदरक ही लेने गई थी, तभी मुझे याद आया रसोई में सब्जियां भी तो खत्म है। और फिर अगर सुबह सुबह आकाश को सब्जी लाने के लिए कहती, वो तो उल्टा ही मुझे 10 बातें सुना देते, इसलिए सब्जियां भी लेकर आई हूँ। हाँ, बस अपनी सहूलियत के बारे में सोचा कर तू। सास सुबह 5 बजे से जाकर चाय के इंतजार में बैठी है, लेकिन बहू रानी को सिर्फ अपने पति और बेटे की चिंता है। अरे हमारी तो गिनती कहाँ होती है इस घर में। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अच्छा, अपना राज मत रहिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। आपको पता है ना, सुबह 8 बजे तक ही इतनी तेज धूप हो जाती है और फिर ये सब्जी वाला भी तो बस सुबह 1 घंटे ही यहाँ पर ठेली लगाता है। उसके बाद सब्जी लेने के लिए मुझे 2 किलोमीटर दूर ऑटो लेकर जाना पड़ेगा। ऐसी बातें बनाती है तू जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के कष्ट तेरी झोली में आ गए। तू दुनिया की पहली औरत है क्या जो बाजार से सब्जी लेकर आती है? हर औरत करती है ये काम।
लेकिन तेरा तो रोना ही खत्म नहीं होता। घर में तो एसी लगा हुआ है, तू कहे तो एक नौकर भी लगवा दे तेरे लिए, जो सड़क पर तेरे पीछे पीछे एसी लेकर चलता रहे ताकि तुझे गर्मी ना लगे। सास के मुंह से भी जली कटी बातें सुनने के बाद सुबह सुबह सोना का मन बिल्कुल बुझ सा गया था। समझ में नहीं आता सुबह से लेकर अब तक मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो इन दोनों माँ बेटों ने मुझे 10 बातें सुना दी। सुबह जल्दी उठी, बेटे के लिए चाय नाश्ता बनाया, घर की साफ सफाई की, और उसके बाद भी मेरे नसीब में है क्या, सिर्फ ताने। सोना जल्दी जल्दी सास को चाय बनाकर देती है, तभी पति आकाश वहां आकर बैठ जाता है। अरे मुझे भी दे दो एक कप चाय, आँख खुले तो फिर मैं भी तैयार होना शुरू करूं। अच्छा ये बताओ आज नाश्ते में क्या बनाया है? चिंटू को तो ब्रेड आमलेट दे दिया था, आप वही खा लेना। तुम ऐसा करो मेरे लिए नाश्ते में मटर पोहा बना दो। आज सैटरडे है, लंच में कुछ स्पेशल बना देना। और मेरी ब्लैक ट्राउजर और ग्रीन शर्ट आयरन की थी ना रात को। आकाश के मुंह से कपड़े आयरन करने की बात सुनकर सोना को कल रात की बात याद आ जाती है। कल रात सबको खाना खिलाने के बाद जल्दी जल्दी चिंटू और उसके पापा के कपड़े प्रेस कर देती हूँ। आज मैं पूरा दिन काम नहीं कर पाई। बॉस की तरफ से मेल आता ही होगा, अरे फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, इसका मतलब थोड़ी ना है कि मेरी काम के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। सोना अभी सोच ही रही थी कि इतने में बॉस का कॉल उसके फोन पर आता है। सूरा जी, काम टाइम पर सबमिट नहीं हो पा रहा है, इतना डीले करेंगे तो काम कैसे चलेगा? आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसलिए आपसे एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा है। ओके, पिछला वर्क आज रात तक आप कर लो, मैं आपको कुछ नया असाइनमेंट दे रहा हूं, उन्हें नोट डाउन करो। बॉस के साथ बातचीत होने के बाद सोना प्रेस के कपड़े छोड़कर जाकर सीधा कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है और अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने लगती है। अभी के समय वो आकाश, तुम्हें पता है ना, रात को मेरे बॉस का फोन आ गया था, उसके बाद तो 2 बजे तक ऑफिस का काम करती रह गई। मैं तुम्हारी शर्ट अब भी प्रेस कर देती हूँ। पूरा दिन ऐसे ही भागते दौड़ते बिता देती हो तुम, कोई काम समय पर नहीं होता तुम्हारा। अरे यार, मैनेज करना सीखो ना काम को। अब ये क्या तरीका होता है कि हर काम के लिए तुम्हें 4-4 बार याद दिलाना पड़ता है? पति की बातों को इग्नोर करके सोना जाकर जल्दी जल्दी उसके कपड़े आयरन करती है और फिर रसोई में जाकर पतिदेव की पसंद का लंच बनाने लगती है। सबको नाश्ता और लंच बनाकर देने के बाद वो मंदिर में जाकर पूजा करती है और सबसे अंत में अपने नाश्ते की प्लेट लेकर बैठ जाती है। अरे बहू, सुबह सुबह कभी समय से भी उठ जाया करो, रोज जल्दबाजी में साफ सफाई करती हो तुम। तुम्हें कहीं की डस्टिंग से कोई मतलब ही नहीं है। माँ जी, सुबह इतने काम होते हैं, कहाँ से लाऊं इतना समय? हाँ भाई, दुनिया में एक तू ही तो काम करती है, बाकी सब तो खाली घूमते हैं। दोपहर में बेटा चिंटू स्कूल से लौटकर, मम्मा आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है ना, कभी मेरी पसंद का टिफिन बनाती हो, कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप स्कूल भी नहीं आती, हमेशा पापा को भेजती हो। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारे स्कूल में मीटिंग शनिवार के दिन होती है ना। शनिवार के दिन तुम्हारी दादी कीर्तन रखवा लेती है, जिसकी तैयारी में मुझे सवेरे से ही लगना पड़ता है, बस इसीलिए तुम्हारे स्कूल नहीं आ पाते। लेकिन पापा तो आते हैं ना। हाँ मम्मा, पापा तो आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी मेरे स्कूल में आओ। सोना चाहकर भी बेटे को अपनी परेशानी समझा नहीं पा रही थी। उसकी नजर में तो उसकी माँ गलत साबित हो रही थी। शाम का समय था। सोना जल्दी जल्दी डिनर बना रही थी क्योंकि आज उसे कुछ जरूरी काम करके रात तक सबमिट करना था। तभी सास की बहन शीला वहां आ जाती है। बहू देख, तेरी शीला मौसी आई है, ऐसा कर फटाफट से पहले चाय बना दे, उसके बाद मौसी जी के लिए खाना बना लेना। अरे यार, अभी तो मैंने सबके लिए खाना बनाया, मैंने तो लौकी बनाई है। अब अगर लौकी लेकर मौसी जी के सामने गई तो माँ जी मुझे 50 बातें सुनाएंगी। सोना जल्दी जल्दी लौकी के साथ आलू टमाटर की सब्जी और गरम गरम पूरियां बनाकर मौसी जी का खाना भी डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और उसके बाद अपने रूम में जाकर अपना काम निपटाने लगती है। देख कादम्बरी, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे बहू का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे भाई, कोई मेहमान घर में आया है और तुम्हारी बहू रानी 5 मिनट को भी पास आकर नहीं बैठी, जाकर अपने कमरे में बैठ गई। भाई, हमें तो ऐसा लग रहा है कि बहू रानी को हमारा यहाँ आना अच्छा ही नहीं लगा। बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कादम्बरी उसे समझा बुझाकर वापस भेज देती है, लेकिन सोना की शामत आना तय था मौसी जी के जाने के बाद। सोना बहू, एक बात बताओ भाई, ऐसी कौन सी बहुत व्यस्तता है तुम्हें कि घर आए मेहमान के पास 5 मिनट बैठने का समय नहीं था तुम्हारे पास? रोज रोज आती है क्या मेरी बहन यहाँ पर? बेचारी को कितना बुरा लगा। माँ जी, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। बस दिन भर इस टूने के बटन दबाओ बैठकर, रिश्तेदारी जाए भाड़ चूल्हे में,
कादम्बरी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की ओर चली गई थी और यहाँ सास की जली कटी बातें सुनने के बाद बहू सोना का मन अब काम में नहीं लग रहा था। तभी अचानक उसकी बेस्ट फ्रेंड रेशमा का फोन उसके पास आता है। क्या हाल है सोना रानी? बात करने का टाइम तो है नहीं तेरे पास, बिजी बिजी? हाँ यार बिजी तो थी, लेकिन अभी अभी सासू माँ की मीठी मीठी बातें सुनने के बाद काम में मन ही नहीं लग रहा। अरे भाई, अब तो तू पैसे भी कमाने लगी है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है तुझे, अभी भी तेरी सास बातें सुनाने से पीछे नहीं है क्या? क्या बताऊं तुझे, घर से काम करने वाली औरतों के माथे पे हाउसवाइफ का टैग कभी नहीं हटता। और एक हाउसवाइफ की सोसाइटी में कितनी इज्जत है, ये बात तुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। तू तो एक वर्किंग वूमन है, सुबह सुबह घर से निकलती है, रात को घर में घुसती है। लेकिन हम 24 घंटे घर में रहने वाली औरतों की हैसियत तो दीवार पर बैठी छिपकली जितनी है। ऐसी बातें कौन डालता है तेरे दिमाग में? अरे यार, एक हाउसवाइफ कभी भी किसी से कम नहीं होती। जितना सेक्रीफाइस तुम करती हो अपने परिवार के लिए, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। ये सब किताबी बातें हैं। सच्चाई तो यह है कि पूरा दिन परिवार के आगे पीछे घूमने के बाद भी हर हाउसवाइफ को सुनने को यही मिलता है कि वो अपने फैमिली का और उनकी जरूरतों का ठीक से ढंग से ख्याल नहीं रख पा रही है। मैं तो वैसे भी दोहरी जिम्मेदारी में फंसी हुई हूँ। एक हाउसवाइफ की तरफ पूरा घर संभालना पड़ता है और उसके बाद ये फ्रीलांसिंग, दोनों के बीच में पीसकर मेरी हालत बदतर हुई पड़ी है। देख सुना, हाउसवाइफ होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा गुड़ की तरह मीठे रहने में तो प्रॉब्लम ही होगी ना। तू इतनी मीठी बनकर रहेगी तो कोई भी खा जाएगा तुझे। बनना है तो तीखी हरी मिर्च बन, जिसको हाथ लगाने से पहले भी कोई 10 बार सोचे। सहेली रेशमा से बात करने के बाद अब सोना को काफी हल्का महसूस हो रहा था। कहीं न कहीं रेशमा ने उसे अपनी परेशानी का हल बता दिया था। अगला दिन संडे का था, इसलिए सोना अपने फोन का अलार्म बंद कर देती है और सोने के लिए चली जाती है। सुबह 7:30 बजे उसका फोन बजता है, जिससे सोना की नींद टूटती है। हाँ माँ जी, क्या हो गया? आप क्यों फोन कर रही हैं? हाथ होती है बेशर्मी की बहू, 8 बजने जा रहे हैं, अभी तक तुम बिस्तर पर पड़ी हो। कब उठोगी, कब काम खत्म होंगे? आजकल की लड़कियों ने तो शर्म लिहाज बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। आज संडे का दिन है माँ जी, अगर 1 घंटा ज्यादा सो भी लिया मैंने तो कौन सी आफत आ गई। मुझे पता है आप इसलिए शोर मचा रही हैं ताकि आपको आपकी चाय मिल सके। आधे घंटे में आपको चाय के साथ नाश्ता भी मिल जाएगा। इतना कहकर सोना बिस्तर से उठकर मुंह धोने के बाद रसोई में पहुंच जाती है। अरे बहू, आज संडे है तो इसका मतलब यह नहीं कि घर के नियम कानून ही भूल जाओ। और एक अच्छी हाउसवाइफ के लक्षण होते हैं कि वो संडे मंडे की परवाह किए बगैर सबसे पहले उठ के घर के काम निपटाए। कम से कम रविवार को तो बच्चे जब तक उठे उनके लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार मिले। यह क्या तरीका हुआ कि तुम खुद बच्चों की तरह आप सोकर उठी हो? माँ जी, अगर हफ्ते में एक दिन मैं थोड़ा ज्यादा सो लूंगी तो आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? आज सबकी छुट्टी है तो थोड़ी छूट तो मुझे भी मिल सकती है ना। वाह छोड़, पहले तू ये बता, ऐसे नाइटी पहनकर मेरी रसोई में कदम कैसे रखा तूने? तुझे पता है ना, बिना नहाए मेरी रसोई में कदम रखने की इजाजत किसी को नहीं है। माँ जी, पिछले 10 सालों से तो आपने रसोई से रिटायरमेंट ले रखा है। अब ये आपकी नहीं मेरी रसोई है। फिर भी हफ्ते के 6 दिन मैं आपके ही नियमों के अनुसार रसोई चला रही हूँ। इस नाते हफ्ते में 1 दिन तो मेरे नियम भी चल सकते हैं, है ना माँ जी? और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबको समय से खाना खिलाओ, उसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी, डोंट वरी। अरे बहू, नाइटी पहन के नाश्ता बनाएगी तू? झाड़ू पोछा कब लगेगा इस घर में? ऐसे क्या दोपहर के 3 बजे नहाएगी? शोभा देता है क्या बहू के ऐसे लक्षण? जिंदगी बीत गई हमारी, लेकिन कभी बासी मुंह रसोई में हमने खाना नहीं बनाया। सवेरे उठकर सबसे पहले झाड़ू निकालते थे, तब जाकर रसोई में काम करना शुरू करते थे। लेकिन आजकल की बहुओं ने तो सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। माँ जी, आपके जमाने की बात और थी। आप 4 बजे उठ जाती थी क्योंकि आप सोती भी 8 बजे थी। हमारी रात 2 बजे होती है, 4 बजे कैसे उठ सकती हूँ? और रही बात घर के कामों की, तो वो तो हम भी करते ही हैं। थोड़ा आगे पीछे हो भी जाता है तो उसमें इतना भी क्या शोर मचाना। आज पहली बार बहू सोना की हाजिर जवाबी से सास कादम्बरी के होश उड़ गए थे। क्या बात है बहू, आज सुबह उठते ही तीखी हरी मिर्च चबा ली है क्या, जो ऐसे तीखे तीखे जवाब दे रही हैं? मुझे तो पता ही नहीं था तुझे ऐसे उलट के तीखे जवाब देने भी आते हैं। नहीं माँ जी, मैंने आपसे कोई गलत बात नहीं की, मैंने तो बस सच बताया है। सच बोलने के लिए तीखी मिर्ची खाने की जरूरत नहीं होती। दोपहर में सबको स्पेशल लंच कराने के बाद सोना आकर अपने बेड पर आराम करने लगती है। अभी तुम्हारे पास समय है तो यहाँ आकर बिस्तर तोड़ रही हो, फिर समय न होने का रोना रोगी। अरे संडे है, आज खाने पीने का काम खत्म हो गया तो हफ्ते भर के कपड़े ही प्रेस कर दो।
आकाश, आपको पता है आखिरी बार कब मैं 8 घंटे सोई थी? 8 छोड़िए, 5 घंटे भी नहीं सो पाती हूं मैं। मुझे अपना ऑफिस का काम खत्म करते करते रात के 1-1:30 बज जाते हैं और उसके बाद सुबह 5:30 बजे ही अलार्म नींद तोड़ देते। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग से काम करके 4 पैसे कमाऊं, तो मुझे थोड़ा घर के कामों से छुटकारा चाहिए। न दिन न रात, मेरे लिए तो कोई समय ऐसा नहीं जब मैं सुकून से 2 पल आराम कर सकूं। आप ऐसा करिए, एक काम वाली रखवा लीजिए। माँ जी को वैसे भी मेरे हाथ के किए झाड़ू पोछे से समस्या रहती है। और हाँ, ये कपड़े आयरन करने के लिए भी नुक्कड़ वाले छोटू को बोल दीजिए। कुछ काम तो बाहर से करा ही सकते हैं ना। अरे सोना, आज कौन सी भाषा में बात कर रही हो तुम जानती हो ना, ये नौकरानी रखना माँ के नियमों के सख्त खिलाफ है। वो किसी काम वाली को अपने घर में नहीं घुसने देगी। देखो आकाश, माँ जी की उम्र हो गई है, उन्हें तो किसी काम में अब हाथ लगाना ही नहीं होता। और मुझे घर, बच्चे, जॉब सब एक साथ संभालना पड़ रहा है। मैं भी तो इंसान हूं ना। अरे पर पूरा दिन तो घर में रहती हो तुम, घर के छोटे मोटे काम नहीं निपटा सकती? पूरा दिन घर में जरूर रहती हूँ, लेकिन खाली नहीं रहती हूँ। घर के अनगिनत कामों के अलावा अपने ऑफिस का काम भी संभालती हूँ मैं। मर्जी आपकी है, नौकर रखना है या ऐसे ही ताने देकर जीवन बिताना है। देखो आकाश, अगर आप चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे, तो उसके लिए कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना जीवन भर हम ऐसे ही खींचातान करते रहेंगे। पत्नी के बदले तेवर और टकासा जवाब सुनने के बाद अंत में आकाश को घर पर एक कामवाली रखनी ही पड़ती है। सोना भी अब अपनी नींद के साथ समझौता करना छोड़ देती है। अब वो 7:30 बजे के स्कूल के लिए आराम से 6:30 बजे उठती और सीधा रसोई में जाकर नाश्ता बनाती। सास का पहले सफाई, फिर नहाना, उसके बाद रसोई वाला नियम भी उसने निभाना छोड़ दिया था। रेशमा की बात 100% सच थी। जब तक सोना मीठी मिश्री बनी थी, सास, पति, बच्चे सभी उसे सिर्फ बातें सुनाते थे। और अब तीखी सोना से बात करने से पहले भी सास, पति और बेटा 10 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है गलत बात का उन्हें कोई कड़वा जवाब जरूर मिलेगा। नेहा की सगाई का दिन। सभी घरवाले और मेहमान नेहा और राजा के रिंग्स एक्सचेंज होने का इंतजार कर रहे थे। तभी नेहा राजा को अंगूठी पहना देती है, पर जैसे ही राजा की बारी आती है, अंगूठी को देखते ही अचानक से उसका मूड बिगड़ने लगता है और तेज आवाज में वो कहता है, ये सगाई नहीं हो सकती। राजा के ये कहने की देर थी कि सभी के बीच बातें होनी शुरू हो जाती है। और करो लव मैरिज। सगाई होते होते ही लड़के का मूड बदल गया। अब क्या होगा नेहा का? शुक्र मनाओ जी, सगाई के पहले ही लड़के ने सगाई तोड़ दी, वरना शादी की अगली रात अगर यही काम करता तो लड़की पर तो बेकार में ही डाइवोर्स का धब्बा लग जाता भाई। अरे यार, ये लोग 10 मिनट भी नहीं ठहर सकते थे क्या? खाना तो खा लेता मैं, अब भूखे ही वापस जाना पड़ेगा। लोगों के बीच हो रही ऐसी बातें सुनकर नेहा के परिवार वालों के साथ साथ राजा के परिवार वाले भी घबरा जाते हैं। अब क्या ड्रामा बाकी है तुम्हारा? और जो बताना है धीरे से बताओ ना। राजा फुसफुसाते हुए नेहा से कहता है, ये कौन सी अंगूठी है नेहा? मुझे तो ये अंगूठी नहीं दिखाई गई थी। हो गए नखरे शुरू तुम्हारे। मुझे पता ही था, लड़कों का यही होता है, शादी के पहले पहले बाबू, सोना, और रिश्ता पक्का होते ही सर पर तांडव करने लगते हैं। पर तुम्हें पता है ना नेहा, मैं कितना पर्टिकुलर हूँ चीजों को लेकर। अरे भाई, मुझे पहननी है ना अंगूठी, मुझे करना चाहिए ना ड्रामे। मुझे तो दिक्कत नहीं हो रही और यहाँ तुम परेशान हुए जा रहे हो। अरे ये सब क्या है राजा? तू ही मर रहा था शादी करने के लिए नेहा से, और अब कह रहा है ये शादी नहीं हो सकती। आप लोगों के कारण। ये कौन सी अंगूठी रखी है ट्रे पर आपने मम्मी? हम दोनों ने अंगूठी मैच कर रखी थी, लड़की वाले तो वही अंगूठी लाए हैं, तो हमारी तरफ से ये गलती कैसे हो गई? अब कैसे लेंगे हम अच्छी फोटोज? कितना सोचा था मैंने कि एक तरफ मेरा हाथ होगा, एक तरफ नेहा का, दोनों हाथों में एक सी अंगूठी, पर नहीं। अरे इतनी सी बात पर तू इतना बड़ा ड्रामा कर रहा है। प्लीज यार राजा, ड्रामा मत करो और मुझे अंगूठी पहना दो। और इधर उधर देखकर मुंह बनाता हुआ राजा नेहा को अंगूठी पहना ही देता है और हो जाती है सगाई। कुछ देर बाद सौरभ की बहन और माँ अकेले में नेहा के पास जाकर कहते हैं, अभी सोच ले बेटा, अभी भी वक्त है। इसी लड़के से प्यार किया था ना तूने, तो श्योर तो है ना? क्यों बना बनाया काम बिगाड़ रही हो मम्मी? एकदम सही किया भाभी आपने। और अब ना जल्दी से शादी करो और भैया को लेकर कहीं चले जाओ, बस हमारा पीछा छूटे उनसे। अरे इतना कुड़कुड़ करता रहता है ये लड़का, जितना तो मेरी सास ने कभी नहीं किया था। भगवान तुझे इसे झेलने की शक्ति दे बेटा।
और इस झलक से आप तो समझ ही गए होंगे कि राजा का नेचर कैसा था। हर चीज में उंगली, हर चीज से प्रॉब्लम। बचपन से राजा का नेचर ऐसा ही था। उसे सारी चीजें परफेक्ट चाहिए होती थी, चाहे वो खुद की हो या दूसरों की। परफेक्ट मतलब परफेक्ट। राजा के घर वालों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राजा के पीछे कोई लड़की पागल हो सकती है। पर कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर रहता है। ऐसे लड़के के भी प्यार में पड़ चुकी थी नेहा। पिछले 5 सालों से नेहा और राजा डेट कर रहे थे और आज आखिरकार उनकी सगाई हो जाती है। सगाई से अपने घर लौटते ही, बताओ, पीछे से पूरे घर की लाइट्स ऑन थी। ऐसे ही तो बर्बाद होते हैं पैसे। और ऊपर से पंडित जी ने सगाई का अलग डेट निकाला, शादी का अलग। अभी जो मेहमान सगाई में आए उनको भेजने के लिए पहले टिकट करवाओ, फिर शादी में बुलाने के लिए टिकट करवाओ। दोनों फंक्शन साथ में हो जाते तो इतना खर्चा तो नहीं होता। सगाई हुई है तेरी आज, जरा सुस्ता ले, सांस ले ले, उसके बाद बोल लेना बेटा। नहीं नहीं सुषमा, बात तो भतीजा मेरा ठीक ही कह रहा है। 2 बार का खर्चा करना ही क्यों है? हम नहीं चाहते, अब हम 15 दिन यहीं रह लेंगे। क्यों विमला जी? शादी के 2 दिन पहले। हाँ भैया जी, इस कमरे का बिस्तर बाहर शिफ्ट कर दीजिए और गद्दे लगवा दीजिए यहाँ मेहमान के लिए। ये क्या किरण, तुम मेरे कमरे में गद्दे क्यों लगवा रही हो? मासा जी ने खास कहा है कि वो सोएंगे तो तुम्हारे कमरे में ही। और अब अगर मम्मी की साइड के लोग तुम्हारे कमरे में सोएंगे तो बुआ जी को यहाँ सोने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे ना गुस्सा आ रहा है किरण। इन लोगों को बाहर भेज, वरना आज कोई पिट जाएगा मेरे हाथों से। एक तो यहाँ मेरी शेरवानी की फिटिंग सही नहीं हो रही, ऊपर से तुम मेरे कमरे में जमावड़ा लगा रही हो। भेज बाहर सबको। अपने हाथ में घड़ी पहना हुआ राजा सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था, तभी उसे संतोषी कहती है, अरे बेटा, शादी के पहले लड़के को कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। कहाँ जा रहा है तू? क्या काम है? देख लिया पापा, फिर आप लोग कहते हैं मैं बेकार में गुस्सा करता हूँ। निकल रहा था अच्छे काम के लिए और टोक दिया दादी जी ने। अरे दादी जी, मैं काम पर निकल रहा हूँ, आप और किसी दिन आओ, और या फिर एक लंबे से काम पर निकल जाओ। वैसे भी उम्र तो हो चुकी है आपकी। गुस्से में सरोबार राजा जैसे दरवाजे के बाहर पहुंचता है, वहां अपनी बाइक पर मेहमानों के बच्चों को खेलता हुआ दिखता है। ओ लोमड़ी की धूल, मेरी सीट की कवर कैसे नोची तूने? अभी उठाकर फेंक दूंगा। मम्मी, मैं इसे बता दे रहा हूँ, शादी तो होती रहेगी, बर्बादी जरूर हो जाएगी। ये कैसी औलाद पैदा की है सुषमा जी आपने? जब देखो बस इसे कलेश करना है। अरे शांत करवाइए इसे, मेहमानों के कान में पड़ गए ऐसी बातें तो बेकार में तमाशा हो जाएगा। और इसी तरह कलेश करते करते किसी तरह शादी का दिन आ ही जाता है। दूल्हे को देखने कभी कोई उसके कमरे में आ रहा था तो कभी कोई। हाय, कितना सुंदर लग रहा है मेरा राजा बेटा, जरा पीछे घूम के तो दिखाना बेटा। ये सुनते ही राजा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। बारात तो निकलेगी ही ना मौसी, तब देख लेना भैया को। पता चला अभी गुस्से में सभी का आगा पीछा तोड़ दिया इसने। अरे क्या बोल रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बोलती हुई मृग नयनी राजा की आंखों में काजल लगा देती है। गुस्से में राजा तमतमाता हुआ सीधा अपनी मम्मी के पास पहुंच जाता है। देखो मेरी आंख। मम्मी, ये मौसी ने कौन सा काला जुर्मा मेरी आंखों में लगा दिया? अरे भाई, काली पोतनी है तो अपने बेटे के चेहरे पर पोतना। बस इन्हीं कारणों से मैं किसी रिश्तेदार को शादी में नहीं बुलाना चाहता था। अरे बेटा, मैं माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से, तो गुस्सा मत कर। देख, 10 मिनट में हमें निकलना है, वहां नेहा तेरा इंतजार कर रही होगी। और किसी तरह सुषमा अपने बेटे का गुस्सा शांत कर बारात लेकर अपनी बहू को लाने निकल पड़ती है। रास्ते में सभी दूल्हे के आसपास पटाखे फोड़ रहे थे। अरे ओ पटाखे वाले, अब एक और पटाखा मेरे कानों के पास फूटा ना तो तेरे मुंह के अंदर घुसकर बॉम्ब फोड़ दूंगा, बता दे रहा हूं। हे भगवान, इस लड़के को मंडप तक ले जाते कहीं मेरा जनाजा न निकल जाए। अरे बहुत नाच गाना हो गया, चलो अब जल्दी जल्दी चलो सब। बारात जैसे ही नेहा के दरवाजे पर पहुंचती है, राजा नेहा को ढूंढता हुआ अंदर चला जाता है। ये क्या अरेंजमेंट हुई है नेहा? बाहर मैंने ऑर्किड्स लगाने को बोला था और ये इवेंट वालों ने गेंदे के फूल लगा दिए। एक काम करो, तुम यहीं कमरे में बैठकर इस बात का विलाप करते रहो, मैं जा रही हूँ नीचे मंडप पर। भैया, तब तक आप इसे कुछ खिला पिला दीजिए, लगता है भूख से पागल हो गया ये। और होने वाले दूल्हे के सभी साले साहब मिलकर उसकी खातिर में लग जाते हैं, पर नखरे वाला राजा इतनी आसानी से कहाँ पिघलने वाला था। ये खाइए जीजा जी, पिज्जा।
अरे ये क्या कैटरिंग हुई बताओ तो। बस एक कैप्सिकम पिज्जा रख दिया और कह रहे खाओ। अरे भाई पिज्जा में भी तो वैरायटी होनी चाहिए कि नहीं। अच्छा तो मैं आपके लिए दूसरी वैरायटी का पिज्जा बनवाता हूँ, तब तक आप गुलाब जामुन खाइए ना। ये गुलाब जामुन है, इसे तुम गुलाब जामुन कहते हो? ना तो इसमें स्वाद है और ना ही मिठास। नेहा का मुंह देखकर ये खाना तो निगल रहा हूं मैं, पर याद रखना मंडप पर से मेरे जूते कोई चोरी नहीं करेगा, वरना फिर ऐसी बोली निकलेगी मेरे मुंह से जो किसी से निगली नहीं जाएगी। ठीक है जीजा जी, आप हमारी अलमारी में अपने जूते रख दीजिए, कोई आपके जूते नहीं छुपाएगा बस। और इसी तरह अपने ससुराल का आधा खून पीने के बाद राजा शादी के मंडप पर पहुंचता है। किरण जरा मम्मी को साइड में बुलाना तो। सुबह से तमाशा कर रहे हो भैया, अब क्या बात करनी रह गई है? घबराती हुई सुषमा अपने नखरीले बेटे के पास जाती है। बताओ मम्मी, नहीं करवानी है शादी तो साफ साफ बोलो ना। ये पंडित जी ने पिछले 10 मिनट से हमें बिठा कर क्यों रखा है? इतनी फुर्सत में हूं क्या मैं? अब 5 मिनट के अंदर अंदर फेरे नहीं शुरू करवाए इन्होंने तो मैं तो अपना सामान बांधकर घर के लिए निकल जाऊंगा। अरे शादी ब्याह में तो जरा ऊपर नीचे हो ही जाता है बेटा। पंडित जी सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं ना, बस 2 मिनट में फेरे शुरू हो जाएंगे। और भगवान की दया से किसी तरह फेरे शुरू हो जाते हैं। अब वधू आगे आए। ये देख लो नेहा, अभी कुछ देर पहले पंडित जी ने बोला था कि मैं आगे रहूंगा, अब तुम्हें आगे आने के लिए बोल रहे हैं। अरे दूल्हा हूं मैं या फिर नौकर हैं? कभी आगे चलूं कभी पीछे चलूं। अरे मेरे किसी पुराने पाप की सजा, और आधे घंटे की बात है बस। पंडित जी जो कह रहे करता जा। तुम देख रही हो ना नेहा? अरे तुम पीछे हो रहे हो या नहीं? पंडित जी जल्दी जल्दी आप मंत्र पढ़ के बस इसका विवाह संपन्न कीजिए ना। विवाह संपन्न हुआ, चलो बहू हम निकलते हैं। अरे जा बेटा तू कर कलेश, जहां करना है कर। पापा मम्मी मैं आपकी गाड़ी में आऊंगी। ए कलेशी तू दूसरी गाड़ी में आ जाना। जिंदगी किसी को किस मोड़ तक ला सकती है। एक दिन कविता अपने पति से कहती है, कौन है ये बच्ची? बताते क्यों नहीं? क्यों लेकर आए हो इसे यहाँ? कविता ये मेरी बच्ची है। माँ पापा मेरी शादी शिवानी से करने के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सन्निका की जिम्मेदारी मेरी है, इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। कविता ये देखकर सुनकर सन्न रह जाती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? लोग क्या कहेंगे? मैं कैसे इस बच्चे के साथ जीवन चलाऊंगी? देखिए इसे देखकर मुझे टेंशन हो रही है। आप इसे ले जाइए यहाँ से, मेरी भी तो बेटी है, मैं उसका हक कैसे मार दूं? दिनेश कविता को किसी तरह समझा लेता है। देखो सन्निका, ये आज से तुम्हारी माँ है, इन्हें तुम्हें माँ कहना है। कविता को तो सन्निका को देखना भी गवारा नहीं है, फिर वो उसकी माँ कैसे बन पाती? और शायद दिनेश भी ये हकीकत जानता था। कुछ साल बाद देखिए अब राधिका बड़ी हो गई है, उसके लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता देखिए ना। शादी तो करवानी है ना। हाँ लेकिन सन्निका उससे बड़ी है, पहले तो उसकी शादी तय करेंगे ना। जमाना जानता है कि वो एक नाजायज लड़की है, कोई उससे शादी क्यों करेगा? वैसे भी आता है क्या उसे जो कोई उसे अपने घर की बहू बनाएगा? तभी वहाँ सन्निका आ जाती है। पापा मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, आगे का सारा खर्चा यूनिवर्सिटी वाले उठाएंगे। मैं कल ही वहाँ हॉस्टल में शिफ्ट हो रही हूँ। लो सुना दिया ना फैसला। अरे अब क्यों शिफ्ट हो रही हो? पहले ही हो जाती शिफ्ट। दुनिया में यूं कालिक तो ना होती हमारी। क्या यार कविता, एक तो खुशी की बात है कि लड़की को कुछ आगे बढ़ने पढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन नहीं, तुमको तो केवल ताना मारना ही आता है। जाकर देखो शिवानी क्या कर रही है। अरे हाँ, मैं शिवानी को दूध देना भूल गई, वो कैसे उठेगी? कविता को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, अपनी किताबों से फुर्सत मिले तब ना। मेरी बेटी ना कुछ खाए ना कुछ पिए, यही तो चाहती हो तुम। सन्निका, जिसने कभी कविता से बात ही नहीं की थी क्योंकि वो उसे हमेशा कोसती, वो वहां से बिना कुछ कहे निकल जाती है। खाना तो पूरा बन गया, अब जाकर आराम से पैकिंग करती हूँ, कल वक्त से निकल जाऊंगी। देखिए जी, वैसे तो ये लड़की मुझे एक आंख पसंद नहीं, अपने कमरे में पैकिंग कर रही है। अरे मुझसे तो कभी बात भी नहीं करती। आप साफ साफ बोल दीजिए उसे कि घर से जाएगी तो सारा काम कौन करेगा? उसकी माँ। माँ का नाम सुनकर सन्निका भी वहाँ आ जाती है। नहीं, वो कैसे करेंगी, वो तो मर गई है ना। उस मनहूस औरत को मेरे घर में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वैसे भी ना होते हुए भी तेरी शक्ल में लगता है कि वो हमारे बीच में ही है हमेशा से। तो ठीक है ना, जब जा रही हूँ तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है आपको? सन्निका घर से निकल रही थी। कविता ना चाहते हुए भी सन्निका को रोक लेना चाहती थी और वजह थी सिर्फ उसकी सोशल लाइफ का डिस्टर्ब हो जाना। किटी में कविता की सहेलियाँ कहती हैं, क्या बात है तू,
परेशान सी लग रही है, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? उस सन्निका ने फिर कोई तमाशा किया क्या? अरे नहीं, चली गई। वो तो ऑक्सफोर्ड की कोई एनजीओ है, उसकी स्कॉलरशिप मिली है। मेरा भाई बता रहा था कि उसका तो फ्यूचर ब्राइट है। अरे चल ना, तुझे क्या, तेरा तो पीछा छूटा उससे। अरे कैसे क्या नहीं, घर का सारा काम करती थी। इसकी छोटी बेटी को भी तो उसी ने संभाला था। याद है उसकी छोटी बेटी का जो केस हुआ था, वो भी अपने सर ले लिया था। हाँ, तो बदले में सारा खर्चा भी तो हम लोग ही उठा रहे थे ना। और पता है वो मुझसे बात भी नहीं करती, जैसे पता नहीं मैं ही उसके माँ के मरने के लिए जिम्मेदार हूँ। अरे खुद को क्यों दोष दे रही है? तूने जो किया शायद कोई नहीं करता। कविता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया। वो शाम को घर आती है। आज तो बहुत खुश होगी तुम, एक बला से छुटकारा मिला ना तुमको। बेचारी की जिंदगी नरक बना कर रखी थी। वो तो कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देखता है। देखो, चुन लिया उसने अपना रास्ता। कविता का मन तो करता है कि वो पति को सब कुछ सुना दे, लेकिन सामने सास खड़ी होती है। ये तो है, बेचारे को खाना बनाने से लेकर घर के सारे काम करने पड़ते थे। बाहर का भी कोई काम होता तो वही देखती। अब देखते हैं घर का काम कैसे होता है। तभी कविता की बेटी उसके लिए चाय लेकर आ जाती है। लो माँ चाय। कैसी रही किट्टी? अच्छी थी बेटा। खाने में कुछ बनाया है क्या? हाँ, सन्निका दीदी जैसी ही सब्जी बना दी है, आप रोटी बना लो। और हाँ, कल मैं चली जाऊंगी इलेक्ट्रिक बिल और राशन लाने के लिए। अच्छा, पैसे मैं दे दूंगी। सन्नी का कार्ड दे गई है ना? हाँ माँ, एक कार्ड तो देकर गई है। अरे चोर नहीं थी वो, मेरे बेटे का ही खून है। पता नहीं कितना घमंड भरा है इसमें। अरे छोड़ो ना माँ, जिसको जो बनना था वो बन ही जाएगा। अच्छा माँ, कल चलना है उसके कॉलेज में, सभी पेरेंट्स को बुलाया गया है। अब कविता तो जाने से रही, तो हम ही साथ चलते हैं। हाँ बेटा, उस बिन माँ की बेटी का है ही कौन। अब क्या था, कविता का गुस्सा फूट पड़ता है। हाँ, आप लोगों के जैसे तो इंसान नहीं देखे मैंने। अरे मेरे सामने ही अपनी नाजायज बेटी को लाकर बिठा दिया। रोज मैं उसे देखती तो एहसास होता कि कैसे आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जरा सोचिए तो, अगर ऐसा ही कुछ मैंने किया होता तो। अरे रहने दे, क्या नहीं किया तूने उसके बदले में। उस मासूम के साथ क्या क्या करती थी सब जानते हैं हम। अरे छोड़ो ना माँ, ये तो एक बात लेकर बैठ जाती है। चलो सोने चलते हैं। अगले दिन दिनेश और उसकी माँ सन्निका के कॉलेज में जाते हैं। कैसी हो बेटा, मेरा नाम रोशन करना। जरूर पापा। ये ले बेटा, पैसे रख ले। नहीं, वो कविता ने कार्ड दिया है। अरे बेटा, वो माँ है तुम्हारी, उसका नाम क्यों लेती हो? अरे हटाओ भी, क्या ही क्या है उसने इसके लिए, क्यों माँ बोले। तभी वहाँ सन्निका की टीचर आ जाती है। सन्निका की माँ नहीं आई? जी नहीं, वो घर में बेटी है ना, सबका एक साथ आना तो मुमकिन नहीं था। तो उन्हें भेज देते, हम सभी उनसे मिलना चाहते हैं। मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से पाला है उन्होंने अपनी बेटी को। क्या घर का काम, क्या बाहर का। कॉन्फिडेंस तो कूट कूट कर भरा है। पैसे रुपये के लिए भी इसे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। स्कूली शिक्षा भी लाजवाब है। पिता और दादी को एहसास होता है कि जिस कविता के पालन पोषण पर उन्हें हमेशा से शक रहा, वो सन्निका के भविष्य के लिए किसी वरदान जैसा साबित हुआ।